नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। आज स्पेशल रिपोर्ट में खास तौर पर हम बात करेंगे विधायक के बेटे की चोरी गई साइकिल की खोज में जुटी मेरठ पुलिस की, एमपी के फरियादी की दर्द भरी दास्तां और अटल जी के जीवन प्रसंगों की। तो चलिए अब चलते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे अटल के जीवन की। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा जूझने का मेरा कोई इरादा नहीं, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचे। यहां पीएम ने भाजपा की नींव रखने वाले अटल जी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि अटल जी की समाधि स्थल पर सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें जाकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें फूल चढ़ाए। उसके बाद केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, निर्मला सीतारमण, हरदीप पुरी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। आइए उनके जीवन के कुछ खास पहलुओं को जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा सरस्वती शिक्षा मंदिर गोरखीवाड़ा विद्यालय से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने स्नातक की शिक्षा लक्ष्मीबाई कॉलेज से पूरी की और विधि स्नातक की डिग्री उन्होंने कानपुर स्थित डीएवी कॉलेज से अर्थशास्त्र विषय में ली। अटल जी छात्र जीवन से ही राजनीतिक तथ्यों से संबंधित वाद विवाद में हिस्सा लेना पसंद करते थे और वे हमेशा ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहते थे। आगे चलकर सन 1939 में अपने छात्र जीवन में उन्होंने स्वयंसेवक की भूमिका भी निभाई। उन्होंने हिंदी न्यूज़पेपर में संपादक का काम भी किया। वाजपेयी जी ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने 2 बच्चियों को गोद लिया था, जो बीएन कौल की बेटियां नमिता और नंदिता थी। आजादी की लड़ाई में वे अनेक नेताओं के साथ मिलकर लड़े। फिर हमारे देश के लिए अत्यंत दुख भरा दिन रहा जब 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। यह दिन हमारे देश की सभी देशवासियों के लिए अत्यंत क्षति वाला दिन था। हमारे देश ने एक महान राजनेता को खो दिया। आज भी अटल जी द्वारा दिए गए भाषण, लिखी गई किताबें, कविताएं और प्रधानमंत्री के तौर पर किए गए कामों आदि द्वारा उन्हें सम्मान के साथ याद किया जाता है। सन 1957 में जनसंघ पार्टी द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी को उम्मीदवार के तौर पर उत्तर प्रदेश जिले के बलरामपुर लोकसभा सीट से इलेक्शन के लिए टिकट दी गई और अटल जी ने लोकसभा चुनाव में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके बाद उनके उपलब्धि को देखते हुए उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। अटल जी 2 साल तक मोरारजी देसाई की सरकार में साल 1977 से साल 1979 तक विदेश मंत्री रहे, जिससे हमारे देश के प्रति विदेशों में एक विश्वासी देश की पृष्ठभूमि तैयार करने में उनका बहुत योगदान रहा। इसके बाद सन 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी एक पार्टी का गठन किया, जो थी भारतीय जनता पार्टी, और 6 अप्रैल 1980 को अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। लोकसभा चुनाव 1996 में भारतीय जनता पार्टी का देश भर में पहला विजय चुनाव रहा। इस चुनाव से बीजेपी ने देश में पहली बार अपनी सरकार को स्थापित किया और मात्र 13 दिनों के लिए देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी ने शपथ ली। 13 दिनों तक ही सरकार चलने के बाद अटल जी की सरकार गिर गई और फिर सन 1998 में सरकार गिरने के 2 साल बाद पार्टी सत्ता में आई और 19 मार्च 1998 में अटल जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और फिर 10 अक्टूबर 1999 को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए राजस्थान के पोखरण में सन 1998 में 11 मई और 13 मई को 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके हमारे देश को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया।
यह साहसिक कदम था जिससे हमारे देश को अलग ही पहचान मिली। भारत देश का यह परमाणु परीक्षण इतनी गोपनीयता से किया गया था कि पश्चिमी देशों की आधुनिक तकनीकी भी नहीं पकड़ पाई थी। परमाणु परीक्षण के बाद कुछ देशों ने अनेक प्रतिबंध भी लगाए, लेकिन अटल जी ने इन सब चीजों की परवाह न करते हुए आगे बढ़े और हमारे देश को नई आर्थिक विकास की ऊंचाइयों तक ले गए। अटल जी ने 19 फरवरी 1999 में दिल्ली से लाहौर तक की बस सेवा शुरू की, जिसे सदाए सरहद का नाम दिया गया। बस सेवा शुरू करके दोनों देशों के बीच आपसी रिश्ते में सुधार लाने की पहल की और उस समय उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी किया और वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात भी की। कुछ समय बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की शह पर पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों द्वारा कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ शुरू कर दी गई और कई पहाड़ की चोटियों पर अपना कब्जा कर लिया गया। तब जवाबी कार्रवाई में अटल बिहारी जी की सरकार ने ठोस कदम उठाए और भारतीय सेना को खुला समर्थन दिया, जिससे हमारी सेना ने पाकिस्तानी सैनिक को खदेड़ दिया और उन्हें धूल चटा दी। इसके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी ने ही भारत के सड़क मार्ग को जोड़ने का काम चारों कोनों से किया है। इसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों को राजमार्गों से जोड़ने का काम किया गया, जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का नाम दिया गया और अभी तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने ही सबसे ज्यादा सड़कें बनवाई। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद साइकिल चोर होशियार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुलिस हर किसी की मित्र है, इस भ्रम में मत रहना। दरअसल आम आदमी की साइकिल जैसी चोरी घटना पर थाने में पीड़ित को लताड़ मिलना तय है, लेकिन मेरठ में विधायक के बेटे की साइकिल चोरी क्या हुई, पुलिस उसे खोजने में दिन रात एक किए हुए। देखिए खास रिपोर्ट। यूं तो मेरठ में चोरी होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात जब माननीय विधायक जी के पुत्र की साइकिल चोरी की हो तो आखिर पुलिस कैसे कार्रवाई ना करे। जी हां, हम बात कर रहे हैं मेरठ की सरधना विधानसभा सीट से सपा विधायक अतुल प्रधान की, जो वर्तमान में नौचंदी थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर के डी ब्लॉक में रहते हैं, जहां से देर शाम उनका बेटा आदित्य साइकिल से स्टेशनरी की दुकान पर सामान लेने गया था। जैसे ही आदित्य साइकिल दुकान के बाहर खड़ी करके अंदर सामान लेने गया तो चंद सेकंड में ही चोरों ने सपा विधायक के पुत्र की साइकिल पर हाथ साफ कर दिया और रफू चक्कर हो गए। सपा की कोई साइकिल चोरी नहीं है, तो साइकिल चोरी तो चोरी है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, योगी जी की सरकार में तो लूट, हत्या, दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, हर दिन आप देखिए सरकार में क्या हो रहा है। हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारा तो बच्चा था छोटा, चलो गया स्टेशनरी की दुकान पे गया था, साइकिल लेके साइकिल को चोरी करके ले गया। लेकिन चोरियां अगर मेरठ सहित उत्तर प्रदेश में आप देखें तो कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा मोहल्ला है, कहाँ पर ऐसी मोटरसाइकिल चोरी है, गाड़ी चोरी, हर जगह की घटना आपको मिल जाएंगी। मेरठ की तो ये हालत है कि एफआईआर दर्ज करने में भी 3-3, 4-4 दिन, एक हफ्ता लगता है। एक हफ्ते की पेंडिंग केसेस चोरियों की एफआईआर की एप्लीकेशनें थानों में रखी रहती हैं। तो हमारा अपना कहना ये है कि हमारी साइकिल चोरी हो गई हमारे बच्चे की या हमारी, तो उससे मैं समझता हूँ अकेले मेरी नहीं है। मैं अगर अपनी बात कहने लगूँ तो ये बात गलत होगी। कम से कम आप इसका आंकड़ा उठा के देख लें, एक महीने के सिर्फ मेरठ का कितनी चोरियां मेरठ में होती हैं। और कई बार पुलिस क्या करती है, अगर लूट और छिनैती भी होती है तो आप देखेंगे तो उसको ये चोरी में दर्ज कर देती है। जब इस पूरे प्रकरण की खबर पुलिस को लगी तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और थाना पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची और चोरों की तलाश में जुट गई। लेकिन अभी तक पुलिस चोरों को पकड़ नहीं पाई है। बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।
अगर आज आप मेरठ की पुलिस के पास किसी समस्या को लेकर जाने वाले हैं तो मत जाइएगा, क्योंकि आज मेरठ की जो पुलिस है वो माननीय विधायक जी के पुत्र की साइकिल ढूंढने में व्यस्त है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र की, जहां से माननीय सपा विधायक अतुल प्रधान के पुत्र की कल देर शाम साइकिल चोरी हो गई थी, जिसे कल देर शाम से ही मेरठ पुलिस ढूंढने में लगी है, लेकिन अभी उनके हाथ सफलता नहीं लगी है। अगर हम बात करें आमजन की, ये समस्या आमजन से जुड़ी होती तो बेशक मेरठ पुलिस उसे टरकाकर या तो थाने से भगा देती या पूरे मामले में हीला हवाले करती, लेकिन बात माननीय के पुत्र की साइकिल से जो जुड़ी है तो इसलिए मेरठ पुलिस साइकिल ढूंढने में व्यस्त है, लेकिन अभी मेरठ पुलिस के हाथ सफलता नहीं लगी है। फिलहाल साइकिल चोरी करने वाले चोर मेरठ पुलिस के हाथों से अभी दूर है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ राजू शर्मा, के न्यूज मेरठ। और अब कौन सुने फरियाद, देखेंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ना कंसिल होता, इनके मन 1000 मिल जाता और गांव के जो कर्जा से तो मुक्त हो जाते। यह आदमी आज यदि हमारे रीवा में सुनवाई हो जाती तो आज हम मुख्यमंत्री के हन्ना थे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे कौन सुने फरियाद। आज की ये खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के एक छोटे से गांव बैजनाथ की है। आज के समाचार में गांव का शोषित वंचित तबका टीवी स्क्रीन से ही गायब हो गया है। ऐसे में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हम गांव के अंतिम छोर के तबके की परेशानी से आपको अवगत करा रहे हैं। आइए चलते हैं खबर विस्तार से। ना कंसिल होता, इनके मन 1000 मिल जाता और गांव के जो कर्जा से तो मुक्त हो जाते। यह आदमी आज यदि हमारे रीवा में सुनवाई हो जाती तो आज हम मुख्यमंत्री के हन्ना थे। मामला शासकीय योजनाओं में भ्रष्टाचार का है, पर इस भ्रष्टाचार से एक परिवार की आजीविका संकट में है। सुनिए पीड़ित की जुबानी। रोज खाना, रोज कमाना सब तक। अब अगर आपकी नहीं सुनी जाती है तो हम आमरण अनशन करेंगे। उमेश कुशवाहा ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता राशि के लिए सरकारी तंत्र ने 3000 की रिश्वत मांगी। बहरहाल घूस न देने पर उमेश का श्रम कार्ड निरस्त कर दिया गया और पीड़ित कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत कर चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवधेश चंद्रवंशी और मेरे विशेष प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर हम कहें तो यह मुद्दा कोई विशेष तो नहीं है, पर अगर सच कहें तो यह मुद्दा अति विशेष है, क्योंकि आज हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जो पिछड़े दर्जे में आता है और उसकी कहानी भी अंतिम छोर के उस तबके से आती है जो राजधानी के चमक चांदनी से बड़ी दूर है। उसकी कहानी राजनीति में भी खो जाती है, उसकी कहानी मीडिया तक भी नहीं पहुंच पाती है और उसकी कहानी सरकार के मुलाजिमों से भी बड़ी दूर रहती है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो कि मध्य प्रदेश सरकार के कई दावों की कलई खोलेगा। हमारे साथ हैं उमेश कुशवाहा जी, जो कि देखने में बड़े साधारण से व्यक्तित्व वाले किसान हैं और वह काफ़ी परेशान हैं। हालांकि आमतौर पर किसी भी न्यूज़ चैनल में स्टूडियो में इस मुद्दे पर बात नहीं होती है। आज उमेश जी यूं ही टकराते हुए मैं विधानसभा कवरेज करके लौट रहा था तो मुझे अचानक मिले और इन्होंने अपना दुख, दर्द और परेशानी बताई, तो मुझे लगा कि इस विशेष मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। खास करके उस समय पर उन्हें प्राइम टाइम पर दिखाना चाहिए जबकि मध्य प्रदेश में
पिछड़ों के उत्थान की बात हो रही हो। लगातार मध्य प्रदेश सरकार पिछड़े के उत्थान की बात कहकर अपने सरकार की कई वाहवाही बटोरती है। ऐसे में उमेश कुशवाहा की कहानी भी जानना हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। उमेश जी 550 किलोमीटर का सफर तय करके भोपाल राजधानी में अपना दुख दर्द बताने के लिए आए हैं, क्योंकि इनका जिला इनकी दुख और तकलीफों को नहीं सुन रहा था, तो अब वह अपनी तकलीफ इस उम्मीद में आस बांधे राजधानी चले आए कि शायद यहाँ पर हमारे लाडले मुख्यमंत्री या तमाम वो अधिकारी जो लाल फीता शाही में लिपटे हुए हैं वो हमारे दुख दर्द और तकलीफों को सुनेंगे और हमारी उम्मीदों को ढाढ़स बंधाएंगे। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जबकि गांव में कई संपन्न लोगों के श्रम कार्ड बने हैं। वहीं कई को खुद नहीं पता कि उनका श्रम कार्ड बना है और उन्हें योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कितने लोगों का श्रम पंजीयन कार्ड बने, कितने लोगों को निरस्त कर दिया, जिसमें जब 1 महीने बाद हमने जानकारी लेने के लिए गया तो बोले कभी सर्वर डाउन है, कभी मुख्य कार्य पर, कभी बोले सिक्योरिटी पर जाते थे, बोले जनपद। तब श्री कलेक्टर ID शैलेंद्र सिंह से हमने बात किया जी। उन्होंने शैलेंद्र सिंह ने ये मार्क किए हैं, इस तारीख हमने शैलेंद्र सिंह के सिग्नेचर उन्होंने मार्क किया कि 5/8/2022 को मुकाल अधिकारी ने आदेश जारी किया कि इनको जानकारी दिलवाई जाए, जिसकी जानकारी 26/9/2022 को 309 आदमी की लिस्ट मिली। उनमें था तो न तो प्रभार आडी था, किस तारीख आपने हमारा कार्ड जारी किया, न तो पिता का नाम, एक नाम से 5 जिसके। संवाददाता ने इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए जिम्मेदार से बात करने का प्रयास किया तो इस तरह का जवाब मिला। हेलो जी दिलीप जी नमस्कार। जी नमस्कार। अवधेश चंद्रवंशी बोल रहा हूँ भोपाल से, के न्यूज़ मध्य प्रदेश ब्यूरो। जी बोलिए। कैसे हैं सर? बढ़िया हूँ। बैजनाथ से आप ही सेक्रेटरी हैं ना? मैं रोजगार सहायक हूँ सर। रोजगार सहायक हैं। उस टाइम ये प्रभार आपके पास कब तक था उसका, सेक्रेटरी का? रोजगार सहायक का नहीं, सेक्रेटरी का योगेंद्र शुक्ला थे 2020 में। अच्छा। 20 के बाद फिर मुझे प्रभार मिला तो मैं 21 तक था उसमें, 2021 तक, सितंबर 21 तक। जी फिलहाल मैं आपसे इस विषय पे चर्चा करना चाह रहा था कि ये उमेश कुशवाहा जी हैं, है ना, इनका एक श्रम कार्ड हुआ करता था कभी किसी जमाने में और वो निरस्त हो गया है, तो इसकी वजह थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था आपसे कि ऐसा क्या वजह रही, जबकि मैंने इनके घर वगैरह पे भी सारी चीजें देखा तो झोपड़ी में रहते हैं बेचारे, किसी तरीके से रोजगार चला रहे हैं। वो सर क्या है, उनके भतीजे से मेरा झगड़ा है, तो वो भवन एवं संनिर्माण कर्मकाल मंडल कार्ड मैं नहीं बनाता हूँ सर। अच्छा। जनपद से बनता है, जनपद से ही वो सारी चीजें होती हैं। इनके भतीजे से मेरा झगड़ा है, ये अभी तक शिकायत जनपद की कर रहे थे कि जनपद के लोगों के द्वारा इनको वो नहीं दिया गया, तो उस पर मेरा कोई रोल नहीं रहता है सर जी। वो जिन लोगों की शादी हुई है उसकी आप वहाँ से जानकारी लेके आप उन्हीं लोगों से पूछ सकते हैं, मैं तो ये वाला काम ही नहीं करता हूँ सर। अच्छा अच्छा। अभी आप किस पद पर हैं? रोजगार सहायक के पद पे सर। अच्छा, तो अब उस जिम्मेदारी से आप उन्मुक्त हो चुके हैं फिलहाल? जी। इनका कैसे हो सकता है काम, जरा ये बताइए ना, थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाह रहा था। सर जानते हैं, इनका अभी 13 दिसंबर को होने ही वाला था, इनको विवाह सहायता मिल जाती, क्या नाम है, मैं तो सोचा गरीब है, मुझे तो पता ही नहीं था कि इन्होंने मेरे ऊपर प्रकरण लगा रखा है, बताइए। फिलहाल आप हमारे साथ हैं रीवा से आए हुए एक ऐसे किसान जो बड़े ही प्रताड़ित हैं। अंतिम छोर के उस व्यक्ति की कहानी हमने दिखाई जिस तक धरातल पर शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है। सरकार के आंकड़े बहुत बड़े हैं, लेकिन यह भी देखना बेहद जरूरी है कि आंकड़े जितने बड़े हैं, क्या धरातल पे भ्रष्टाचार का लेवल भी उससे ज्यादा बड़ा है। फिलहाल शासकीय योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाने की कोशिश सरकार की निश्चित तौर पर सराहनीय है, लेकिन एक बार धरातल पर उतरकर यह भी देखना जरूरी है कि कहीं वह भ्रष्टाचार में बह तो नहीं जा रही है। फिलहाल अभी मेरे साथ विशेष में इतना ही। अगले विषय पर अगले एक नए मुद्दे के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत।
नमस्कार। न कंसिल होता, गेमन 1000 मिल जाता और गांव के जो कर्जा से तो मुक्त हो जाते। यह आदमी आज यदि हमारे रीवा में सुनवाई हो जाती तो आज हम मुख्यमंत्री के यहाँ के कोई। जब 2020 में हमने जो है शादी के लिए लगा कार्ड तो बोले कि आपका कार्ड कटा है। फिर 2021 में RTI लगा कि भाई किस कारण से हमारा कार्ड काटा गया। बहुत बड़ी कोठी रही होगी। हाँ, दादा के पास ट्रैक्टर बंगला गाड़ियाँ रही होंगी। हाँ, इस वजह से निरस्त किया गया होगा। करोड़पति। हाँ, क्या है दादा जी आपके पास? हमारे पास रोज खाना, रोज कमाना सब तक है। अब अगर आपकी नहीं सुनी जाती है तो आप? हम आमरण अनशन करेंगे। और अब आखिर में बात भ्रष्टाचार के ताव की। खंड विकास अधिकारी महोदय से चाहूंगा कि मेरी बात गलत हो तो उसको जेल भेज दिया जाए, क्योंकि मैं अपने गांव के चौपाल में इस बात को कहा। भ्रष्टाचार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के बावजूद कुछ अफसर पुराने ढर्रे पर ही काम कर रहे हैं और सरकार को बदनाम करने के लिए भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हैं। भ्रष्टाचार के मामले में बस्ती जनपद का कुदराहा ब्लॉक इन दिनों काफी चर्चा में है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। भ्रष्टाचार पर चढ़ा ताव, भ्रष्टाचार पर तकरार, होश में आओ सरकार। बस्ती में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चकचक। कुदराहा ब्लॉक की खंड विकास अधिकारी से सवाल जवाब। खंड विकास अधिकारी से भिड़ गया बीजेपी नेता। हरी चौपाल लगाए गंभीर आरोप। बगले झांकते नजर आई खंड विकास अधिकारी। हाल ही में अभी एक टॉयलेट रूम में दो सीट लगाने का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब कुदराहा ब्लॉक की खंड विकास अधिकारी और भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष के बीच हुई नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी के नेता कुदराहा ब्लॉक की बीडीओ पर 10% का कमीशन लेने का आरोप लगा रहे हैं। एक चौपाल के दौरान भरे मंच से बीजेपी के नेता और भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष ब्रह्मदेव यादव ने आरोप लगाया है कि प्रधानों के द्वारा मनरेगा की किसी भी फाइल के स्वीकृत के नाम पर कुदराहा ब्लॉक के वीडियो से लेकर अन्य कर्मचारी 20% का कमीशन लेने के बाद ही किसी फाइल को स्वीकृत करते हैं और यह दावा कर रहे हैं कि अगर उनकी बातों में जरा सा भी झूठ हो तो वह जेल जाने को भी तैयार है। ये जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं ये निराधार है और किसी को कोई भी समस्या हो तो मेरे पास शिकायती पत्र लाके उसकी जांच करवा सकता है। मैं तत्काल उसकी जांच करूंगी और संबंधित पे कार्रवाई भी करूंगी। इस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। क्षेत्र पंचायत द्वारा जो भी कार्य कराए जा रहे हैं, सचिव द्वारा ग्राम पंचायत एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा हम उस पर एक पत्र ले रहे हैं, प्रमाण पत्र, ताकि हमें ये पता चल सके कि कोई अन्य कार्यदायी संस्था तो उस पर काम नहीं कर रही है, या उसके द्वारा कभी इस पे 5 सालों में काम तो नहीं किया गया या पेमेंट तो नहीं दिया गया। तो मैं अपने खंड विकास अधिकारी महोदय से चाहूंगा कि मेरी बात गलत हो तो उसको जेल भेज दिया जाए, क्योंकि मैं अपने गांव के चौपाल में इस बात को कहा। वीडियो सामने बहुत अच्छी बात कहा, मनरेगा में सबको काम मिलता है, सबके खाते में पैसा जाता है, कोई बेईमानी नहीं होती है। आपके खाते में पैसा जाता है, भाई आपको पैसा मिल गया। अब रही बात, अब प्रधान की समस्या क्या है? प्रधान जी कहते हैं कि जब फाइल स्वीकृति होती है और वीडियो साहब पेमेंट करती है तो ब्लॉक पे 10% पैसा हमारा लगता है, तो हम आपसे नहीं लेंगे तो किससे लेंगे? कुदराहा ब्लॉक के ग्राम पंचायत बैसिया कला में सुशासन सप्ताह के तहत प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम में ग्राम पंचायत भवन में चौपाल आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि व भाजपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ब्रह्मदेव यादव देवा ने खुले मंच से बीडीओ कुदराहा के समक्ष मनरेगा योजना के कार्यों में धन उगाही व बिना कार्य कराए भुगतान के आरोप लगाए। खुले मंच से आरोपों को सुनकर तिलमिलाई बीडीओ ने पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष से बहस की। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ने बीडीओ को मौके पर मनरेगा के कार्य को दिखाया। मौके पर कार्य न होने पर धन की रिकवरी कराने की बात कही। अगर किसी के द्वारा भी किया जा रहा है तो मुझे तत्काल उसकी शिकायती पत्र उपलब्ध कराएं, मैं जांच का आश्वासन देती हूं। और प्रधान जी ये भी कहते हैं कि 5% जेई लेता है तो एमपी करता है।
5% सिक्योरिटी लेता है तो दस्तखत करता है। अब आप सारे गांव वाले, चाहे पूर्व प्रधान जी हो चाहे वर्तमान प्रधान जी हो, चोर तो वही हुए, क्योंकि आप लोगों से पैसा वसूल के बुला के जेई को दे रहे हैं, बीडीओ को दे रहे हैं, सेक्रेटरी को दे रहे हैं, टीए को दे रहे हैं। चोर कौन हुआ? आपके गांव का प्रधान। इस नाते चोर हुआ क्योंकि अगर उसको गांव में काम कराना है तो उसको सुविधा शुल्क देना पड़ेगा। ब्लॉक के बैसिया कला ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में चौपाल लगी। चौपाल कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने सरकार की योजनाओं, आवास, शौचालय, आयुष्मान भारत योजना, परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प जैसी योजनाओं को लेकर ग्रामीणों से बात की। कार्यक्रम में बैसिया कला गांव निवासी भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष ब्रह्मदेव यादव देवा ने ही खुले मंच से वीडियो को दरा की भ्रष्टाचार की पोल खोला। कहा कि मनरेगा योजना में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है, बिना कार्य कराए ही भुगतान हो गया है। आवास लाभार्थियों से 20-20 हजार रुपए लिए गए हैं। इस आरोप पर चौपाल में बैठे अन्य ग्रामीणों ने भी हाथ उठाकर समर्थन किया। ग्राम प्रधान ने कहा कि ब्लॉक में कमीशन देने के बाद ही कार्यों की स्वीकृति और भुगतान होता है, बिना कमीशन दिए किसी कार्य की स्वीकृति नहीं की जाती है। गांव के लोगों ने बताया कि छोटा पशु अधिक होने के कारण फसल बर्बाद हो जा रहा है, इसी के चलते धान की रोपाई नहीं की गई थी। लोगों ने आयुष्मान कार्ड न बनाने की शिकायत की, जिस पर वीडियो ने कहा कि अंत्योदय कार्ड धारक पंचायत सहायक से मिलकर कार्ड बनवा ले। जाहिर है कि भ्रष्टाचार को लेकर ये जो मामला सामने आया है, ये इकलौता मामला नहीं है। यूपी में ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिनमें अंदर खाने भ्रष्टाचार चल रहा है और मिली भगत से उनका खुलासा नहीं हो पा रहा है। तो मैं अपने खंड विकास अधिकारी महोदय से चाहूंगा कि मेरी बात गलत हो तो उसको जेल भेज दिया जाए, क्योंकि मैं अपने गांव के चौपाल में इस बात को कर रहा हूँ। और स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों को देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।